हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं 2025 का गणित कक्षा 10 का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, जो कि चौथा सेट था। उसके कुछ क्वेश्चन शेष बच गए थे, तो आज मैं उन प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर आज आपका है चौथा। आप देख लीजिए कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, तो इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को गौर से देखें। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार। तो ये कोई समतल भूमि है बेटा, और इस समतल भूमि पर कोई मीनार खड़ी हुई है इस तरह से। आप समझिए, इधर ये कोई समतल भूमि है। समतल भूमि पर क्या खड़ी है बोलो? मीनार। कह मीनार की छाया, ये मीनार है, ये इसकी छाया है समतल भूमि पर। तो छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था बोलो? 30 अंश था। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था बोलो? 30 अंश था। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? 30 अंश था। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना था बोलो? 30 अंश था। तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। तो इस समय की लंबाई से 50 मीटर क्या है बोलो? अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था बोलो? जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तो उस समय 50 मीटर क्या था? ये अधिक था। प्रश्न आप ध्यान से समझिए एक बार फिर से कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार। समतल भूमि पर ये क्या खड़ी हुई है बोलो? मीनार है ये। तो मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार है, ये उसकी छाया है। समझ रहे हैं ना? तो छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? 30 अंश। उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। उस समय की लंबाई से 50 मीटर क्या है? अधिक है। मान लो यहाँ पर जो लंबाई है वो x है, तो उस समय की लंबाई से ये 50 मीटर क्या है? अधिक है। जिस समय उन्नयन कोण कितना था? 30 अंश था। प्रश्न के हिसाब से सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। मतलब इसकी लंबाई से 50 मीटर अधिक है, तो उन्नयन कोण कितना था बोलो? 30 अंश था। तो हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। तो हमसे पूछ रहा है बेटा जी, ये हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना? तो इसे हम मान लेते ये ए है, और ये 1 मिनट, इसे हम मान लेते हैं ये ए, और ये हमारा हो गया बी, ये हो गया सी, और इसे मान लो डी। समझ रहे हैं बेटा?
तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। देखिए ये ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना आना चाहिए। अगर चित्र आपने बना लिया तो समझ लो क्वेश्चन आपका आसान हो गया। तो माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। आप यहाँ पे लिखोगे माना ए बी एक मीनार है एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है बेटा, h है। मान लिया कि मीनार एक ऊंचाई है, माना ए बी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। हमने क्या माना है, h, हमें यही h निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। यहाँ देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखना है बेटा tan, कितना अंश दिया है बोलो, उन्नयन कोण 60 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, h दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब हमारा h है और आधार यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, x है। आप यहाँ लिखोगे x। tan 60 अंश का मान क्या होता है बोलो जल्दी से। तो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 और बराबर h बटे x। अब x को हम यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे बटे में, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा बेटा तो h बटे करणी में 3, ठीक है ना। जब आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो x √3 के स्थान पर आएगा, √3 यहाँ आ जाएगा। इसे आप मानोगे बेटा जी समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ लिखेंगे हम बेटा tan, उन्नयन कोण कितना है बोलो 30 अंश, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार यहाँ से यहाँ तक पूरा, क्योंकि ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और x, तो 50 धन x। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे करणी 3, अब बराबर h और बटे 50 धन x। इसका हम इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, क्रॉस गुणा कराते हैं, तिरछा कैंची वाला गुणा। तो 50 धन x, x का जब 1 में गुणा कराओगे तो 50 धन x हो जाएगा और बराबर इसका इधर कराओगे तो करणी में 3h हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए x का मान, यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 से, क्या लिखोगे बेटा कि समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से आप देखिए कि यहाँ x का मान क्या आया है बोलो h बटे √3, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 धन इस x के स्थान पर लिखेंगे h बटे √3, x के स्थान पर क्या लिखोगे बोलो h बटे √3, क्योंकि x का मान h बटे करणी 3 कहो या √3 कहो, तो x के स्थान पर h बटे करणी 3 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा करणी 3h। अब इस h बटे करणी 3 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो पक्षांतर हो जाएगा। उधर ले जाने का मतलब पक्षांतर कर रहे हैं, और पक्षांतर में हमेशा क्या होता है बेटा,
पक्षांतर में हमेशा चिन्ह बदल जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे मैं थोड़ा ऊपर करूँ, इसे ऊपर करना पड़ेगा बेटा जी, नहीं जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है ना, आप देख लेना। अब h बटे करनी 3 को हम उधर ले जाएंगे बेटा, तो हो जाएगा 50 बराबर 3 करनी 3h, ये उधर जाएगा तो प्लस है, उधर जाने से माइनस हो जाएगा, h बटे करनी में 3, यहाँ 1 मान लो आप। तो यहाँ हो जाएगा 50 बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो करनी 3 तो करनी 3 और करनी 3 का गुणा करोगे तो बेटा जी हो जाएगा 3h, 1 का इधर करोगे तो -h, और बटे इधर करोगे करनी 3 हो जाएगा। अब करनी 3 का इधर गुणा करा दो बेटा, मैं इधर कर देता हूँ, आप देख लेना। इधर करोगे तो 50 करनी हो जाएगा 3 बराबर, है ना, 3h में जब 1h जाएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 2h बचेगा। 3h में 1h घट जाएगा तो 2h, इधर लिख दो 2h। अब जैसे ही आप h बराबर निकालोगे बेटा तो ये 2 चला आएगा बटे में, यानी 50 करनी 3 बटे 2। अब 2 से इसे काटोगे ना तो कितना हो जाएगा बोलो, 25 बार जाएगा ये, यानी h बराबर हो जाएगा 25 करनी में 3, बोलो बेटा। तो ये आपका क्या आ गया बोलो, आंसर। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है या नहीं समझ में आया है तो इसे दोबारा से आप देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है ना। मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। तो लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 और पूरे का बटे साइन ए प्लस कॉस ए, है ना। यहाँ पर -1 है, मैं लिखना भूल गया बेटा जी, तो 1 मिनट। तो यहाँ पर दिया है बेटा -1, ठीक है ना, ये -1 है, आप समझ जाना। हमें सिद्ध करना है 1 बटे सेक ए माइनस tan ए। तो हम पहले लिखेंगे बेटा जी, यहाँ क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ से लिखूँ क्योंकि लंबा सवाल है ये। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और माइनस में कॉस ए, और यहाँ लिखा है बेटा +1 और बटे यहाँ है साइन ए और प्लस में कॉस ए -1 बराबर, आपको सिद्ध करना है सेक ए और -tan ए, ठीक है ना। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिखना चाहिए बेटा। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ आप लिख देना कि ये हल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा बेटा यहाँ LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष। जब बायां पक्ष लेकर के हमें दायां पक्ष क्या करना है बोलो, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए +1 और बटे हो जाएगा यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए -1, ठीक है ना। हमें करना है बेटा, यहाँ लिखेंगे अंश व हर में कॉस ए का भाग करने पर। तो अंश व हर में कॉस ए का क्या करना है बेटा, भाग करना है, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। तो यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा जी, तो साइन ए माइनस कॉस ए
प्लस 1, ये अंश हो गया। अंश में हमें भाग करना है किसका बोलो, कॉस ए का। ये वाला क्या है, हर है, इसमें भी हमें कॉस ए का भाग करना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए और -1, यहाँ भी बटे हो जाएगा कॉस ए। बोलो समझ में आया ना। तो बेटा जी अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम कॉस को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ हम इस कॉस को बटे में लिखेंगे अलग अलग, ठीक है ना बेटा। तो आप लिखो, तो यहाँ साइन ए बटे कॉस ए, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा इसे और ऊपर करता हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जी, तो ये साइन ए बटे कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और बटे हो जाए कॉस ए। अब ये कॉस ए बटे कॉस ए, कॉस ए को साइन के बटे में लिखना है, कॉस के बटे में लिखना है, 1 के बटे में लिखना है, सब के बटे में लिखना है अलग अलग। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ए और बटे में हो जाए कॉस ए और प्लस 1 बटे कॉस ए। अब पूरा का बटा, कॉस ए को यहाँ भी वही काम करना है, कॉस ए इसके बटे में, इसके बटे में, इसके बटे में, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और बटे हो जाए कॉस ए और प्लस कॉस ए और बटे हो जाए कॉस ए और -1 बटे कॉस ए, ठीक है ना। आप यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ देखिए बेटा, ये कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा बोलो, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल और ये भी कैंसिल। साइन ए बटे कॉस ए, फार्मूला तो आपको याद होगा ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइन ए और बटे कॉस ए बराबर होता है बेटा जी tan ए, और 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है बोलो, सेक ए। ये मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग देख लेना। अब इसे मैं इधर हल करता हूँ, ठीक है। इधर देखिए, तो यहाँ बेटा साइन ए बटे कॉस है, क्योंकि साइन ए बटे कॉस है किसके बराबर होता है बोलो, tan ए होता है। साइन ए बटे कॉस ए tan ए के बराबर फार्मूला होता है। तो इस साइन ए बटे कॉस ए के स्थान पर हम लिख देंगे tan ए, तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम यहाँ tan ए। थोड़ा राइटिंग एडजस्ट करना बेटा। अब कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा बोलो, -1। अब यहाँ प्लस 1 बटे कॉस ए किसके बराबर होगा, सेक ए के, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए और बटा, यहाँ भी वही काम करना है, साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होगा बेटा, tan ए के, तो यहाँ पर हो जाएगा tan ए और ये कैंसिल हो गया था, यहाँ +1 बचेगा और यहाँ माइनस बचेगा बेटा सेक ए। ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। अब बेटा इस सेक ए को हम इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan ए प्लस सेक ए -1 और बटे, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को -सेक ए हम इधर ही लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि इधर जगह है ताकि ये आ जाए। अब ये tan ए यहाँ लिखेंगे tan ए प्लस में सेक ए और यहाँ माइनस। बेटा जी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1 सेक ए और tan ए के फॉर्म में
वन किसका फार्मूला है बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं याद है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस में होता है टेन स्क्वायर ए, बोलो बेटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो अब इसके वन के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा बोलो, सेक स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर ए। दिख रहा है आपको, देख लेना बेटा। थोड़ा मैं इधर खिसका देता हूँ ताकि आपको दिखे ए, बस ठीक है ना। ये ठीक, तो यहां पर हो जाएगा बेटा टेन ए। अब बटे इसे हमें ज्यों का त्यों लिखना है, यानी कि टेन ए, यहां लिखना है टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए। अब इसको मैं यहां लिखता हूं, आप समझ जाना। तो यहां हो जाएगा बेटा टेन ए और प्लस में हो जाएगा सेक ए। अब आपको फार्मूला याद होगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, सबको याद होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस में टेन ए और पूरे का बटा ये ज्यों का त्यों, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो प्लस वन माइनस सेक ए। अब बेटा टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए क्या हो जाएगा बोलो, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाए, कॉमन, क्योंकि बीच में माइनस है। टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए, इधर उधर लिखा है, धन में है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसे हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, चाहे दो धन तीन लिखो, चाहे तीन धन दो लिखो, बात तो वही है। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ हो जाएगा बेटा टेन ए प्लस में सेक ए, कॉमन हो गया। अब यहाँ बताइए क्या बचेगा, जब ये यहाँ कॉमन चलाया तो वन बचेगा, माइनस होगा। अब ये वाला इधर आ गया तो ये बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा सेक ए और माइनस में टेन ए और पूरे का बटे यहाँ पर हो जाएगा टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए, ठीक है ना। तो एक बार मैं और इसे लिखता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा बेटा टेन ए प्लस में सेक ए और यहाँ वन माइनस का अंदर गुणा करो कोष्टक के अंदर, तो माइनस यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन ए, बोलो। और बटे में यहाँ हो जाएगा टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए। अब बेटा जी अब इसको और इसको देखिए जरा, यहाँ वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए, प्लस इधर छिपा हुआ है, सेम सेम है ना। तो जब सेम है तो इसे और इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, तो यहाँ बचेगा टेन ए प्लस सेक ए, ये आपका यहाँ बच जाएगा, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना था, एक बटे सेक ए माइनस टेन ए। तो बेटा जी इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने कॉपी में वीडियो रोक करके उतार लीजिए, ठीक है ना। अगर हमारी लिखावट में कोई समस्या है तो आप बताइएगा, है ना। तो आशा है कि सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बेटा। आप यहाँ मान लीजिए वन, अब ये इसका परिमेयकरण करना है। क्या करना है बोलो, परिमेयकरण करना है।
यहाँ tan a प्लस sec a है तो आप इसे इधर sec लिख सकते हो, इधर tan कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे sec a माइनस tan a, यानी अंश बाहर में हमें गुणा करना है बेटा, और यहाँ भी लिखना है sec a और माइनस tan a। अब बताओ कि बोलो बेटा, मैं इसे लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, आप समस्या मत उठाओ। तो हम यहाँ लिख देते हैं sec a प्लस tan a। अब a प्लस बी, a माइनस बी, बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं भाई? a प्लस बी, sec a को मान लो a और tan a को मान लो b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और बटे में ये हो जाएगा बेटा यहाँ sec a माइनस tan a, है ना। अब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है? बोलो 1 के। सूत्र होता है ये। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये sec a माइनस tan a कहाँ से आ गया? बेटा जी परिमेयकरण आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे ना, इसका कोई मतलब नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन हमें अपना काम बनाना है, और जब काम बनाना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा sec a माइनस tan a, बोलो बेटा। तो यही हमें क्या करना था, बोलो, सिद्ध करना था। तो ये आपका आ गया RHS, यही हमें क्या करना था बेटा? सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो आप लोग इसे दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है क्योंकि ये सारे प्रश्न 6-6 नंबर के हैं बेटा, तो थोड़ा लॉन्ग तो होगा ही, क्योंकि 6 नंबर का है ये, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है आपका, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां है बेटा जी, आप देखिए इधर, पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं। लिखा एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। बोलो, मतलब एक खिलौना है जो शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप का है। बोलो, एक खिलौना है जो शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी थोड़ा सा लंबा प्रश्न है क्योंकि ये 6 अंक का है बेटा। कितने अंक का आएगा? बोलो, 6 अंक का। तो इस टाइप के प्रश्न बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखना इसे गौर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ बेटा। तो एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप का है। तो देखिए बेटा, पहले तो मैं यहाँ बनाता हूँ अर्धगोला, ये बन गया। ये है बेटा जी अर्धगोला। यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? बोलो, अर्धगोले के ऊपर ये शंकु रखा हुआ है, ठीक है ना। सही दिख रहा है? ठीक है। तो कह रहा है कि एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप का, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर शंकु रखा है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो है बेटा जी, इसकी त्रिज्या कितना है? बोलो, 3.5 सेंटीमीटर। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5, कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक 15.5 मीटर है।
सेंटीमीटर है, सॉरी, तो 15.5 सेंटीमीटर है बेटा पूरी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई, पूरे खिलौने की ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अब देखो, जितना शंकु की त्रिज्या होगी उतना ही किसका होगा, अर्धगोले की त्रिज्या होगी। सेम सेम, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, सेम होंगी। अब अगर हमें ऊंचाई निकालना है बेटा, किसका, इसका, शंकु का, अगर इधर 3.5 है तो इधर भी 3.5 होगा, क्योंकि गोले में ऊंचाई नहीं होती बेटा, त्रिज्या होती है बस। तो ये अगर 3.5 है तो ये भी 3.5, आपको दिख रहा होगा बड़ा, है ना। तो आप देख लेना बेटा, चित्र थोड़ा सा बड़ा बन गया अर्धगोला। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या सेम होगी, ठीक है ना। तो अगर हम 15.5 में अगर हम 3.5 घटा दें तो बोलो शंकु की ऊंचाई हमको मिल जाएगी कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं बेटा, है ना, कि शंकु की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले, दोनों की त्रिज्या सेम ही होंगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितनी दी है बेटा, 15.5। बोलो, तो आप 15.5 से इसकी त्रिज्या से अगर आप घटा दोगे ना तो आपको शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 15.5 से आप 3.5 क्या करो, बोलो, घटा दो। तो जब आप घटाओगे ना बेटा तो 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 और यहाँ बचेगा 1, यानी कि एक अंक पहले दशमलव, तो 12 सेंटीमीटर बेटा बचेगा। अब संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा पाई r और कोष्ठक में l+r, सॉरी, हाँ ठीक है, हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ का होता है पाई r l। तो l हमें पता नहीं बेटा, l का मतलब ये तिर्यक ऊंचाई, ये वाली, ये ऊंचाई हमें नहीं पता। तो ये ऊंचाई हमें क्या करना होगा, बोलो, हमें निकालना होगा। तो ये ऊंचाई, अब हमको ऊंचाई पता चल गई ना, ऊंचाई हमारी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देखिए बेटा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप यहाँ लिखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है बेटा l बराबर, तो सूत्र होता है अंडर रूट में h² धन में r² होता है ना। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला है ये, क्या है बोलो, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा, करणी का चिन्ह लगाओ, h का मान कितना दिया है, बोलो 12, ये, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर
आर का मान कितना दिया बेटा 3.5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3.5, 3.5। ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा जी, यहाँ लिखेंगे बटे, सॉरी करनी लगाएंगे। 12 का वर्ग कितना होगा बोलो 144, 12 बराहम 144 है ना। यहाँ हो जाएगा प्लस, अब ये 3.5 है, आप यहाँ दशमलव हटा दो बेटा जी, दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। 5 7 35 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा बेटा, करनी का चिन्ह लगाओ, तो 144 धन 7/2 है ना। तो यहाँ पर आप 1 मान लो। ठीक है ना, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, या तो मैं इसे कोशिश करता हूँ बेटा, नहीं हो पाए, चलिए देख लीजिए, तो मैं इसे इधर लगा देता हूँ बेटा, आप देख लेना। तो यहाँ पर 144 है ना, तो 144 का 2 में करो, 2 चौको 8, करनी का चिन्ह लगाओ, 2 चौको 8, और 2 चौको 8, और 2 1 2, और धन में हो जाएगा बेटा 7, और बटे यहाँ 2 1 2, भिन्न आता है ना। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1 मिनट रुक जाओ फिर मैं बता दूं, आप इस तरह से भी कर सकते हो बेटा जी, है ना। 35 का जो वर्ग होगा ना, 35 का वर्ग होगा 5 5 25 और 4 3 12, यानी 12.25। अब 144 में 12.25 जोड़ दो बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, 4 2 6, और 4 1 5, यहाँ 1, 156.25 कितना हो जाएगा बोलो 156.25। और ये 15,625 बताइए किसका वर्गमूल है? ये वर्गमूल है बेटा 12.5 का है। किसका है बोलो? 12.5 का। आप वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है ना। कक्षा 8 में आपको सिखाया गया होगा। तो ये आपका आ गया त्रियक ऊंचाई। मैं इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इसे इधर ही लगाता हूँ बेटा, क्योंकि इधर काफ़ी जगह पड़ी है, ठीक है। तो इसको मैं इधर लगाता हूँ, कुछ क्वेश्चन इधर हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर त्रियक ऊंचाई आ गई। तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। आप प्रश्न में देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है ना, कि इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसका संपूर्ण पृष्ठ जब हम निकालेंगे बेटा, तो पहले लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, है ना। क्वेश्चन में लिखा खिलौने का, 1 मिनट में देख लेता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए यहीं लिख दूँ। तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का, यहीं लिख देता हूँ बेटा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ।
प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, समझ जाना आप, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है पाई आर एल। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एल। तो यहां से आप पाई आर कॉमन ले सकते हो बेटा, तो पाई आर आप ले लो कॉमन, तो यहां बचेगा एल प्लस 2r। बोलो बचेगा ना, बोलो बेटा। पाई आर कॉमन चला गया तो यहाँ से l बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, एक यहाँ से r, क्योंकि r स्क्वायर है ना, तो एक r गया है, एक r बचेगा। अब यहाँ पर आप आसानी से मान रख सकते हो बेटा। पाई के दर पर आप लिखोगे 22/7, तो पाई के दर पर मैं लिखूंगा 22/7। आर का मान कितना दिया है 3.5, तो आर के स्थान पर आप लिखिए 3.5। एल का मान कितना आया है बेटा 12.5, ये आया है ना एल का मान, ये एल का ही मान तो था, ये एल का ही मान था बेटा। तो यहाँ पर लिखूंगा +2 गुणे आर का मान कितना है, यहाँ देखिए 3.5, चित्र में आप देख सकते हो 3.5। तो अब यहाँ बेटा काट दो इसको, 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 0.5। तो 22 पंचे 110, एक अंक पहले दशमलव, आप भी दशमलव लगा दो। तो 12 दशमलव यहाँ लिखा है बेटा 5, 2 का गुणा कराओ, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 1 7। अब 125 12.5 में आप 7.0 जोड़ोगे बेटा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 7 2 9, 19.5। तो यहाँ 11 गुणे 0.0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ बचेगा 19.5। आप 11 का गुणा कराओ, 11 पचे 55 और 11 9 99 और 99 और 5 104, हासिल आए 10, 11 1 के 11, 11 10 21, यानी कि एक अंक पहले दशमलव, 214.5 आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। एक तो आंसर आपका ये आ गया, ठीक है ना। हमसे प्रश्न में कह रहा था इसका आयतन भी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा, इसका आयतन ज्ञात करो। तो लिखेंगे खिलौने का आयतन, यहाँ देखिए मैं इसको इधर लगा लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का आयतन, आप लोग बढ़िया से लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा जगह की प्रॉब्लम रहती है बेटा, है ना। अभी उतना मुझे आइडिया नहीं है कि कितना इसमें जगह की ज़रूरत है, तो आप एडजस्ट करिए। खिलौने का आयतन, तो खिलौने का जब आयतन निकालेंगे बेटा, तो यहाँ हो जाएगा शंकु का आयतन। क्या लिखोगे बोलो, शंकु का आयतन धन, फिर लिखेंगे बेटा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, समझ लो लिखा है, ठीक है ना। इसे मैं थोड़ा इधर खसका देता हूं तो आपको दिख जाएगा। बस ठीक बेटा, ये खिलौने का आयतन लिखा हुआ है। तो शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है, मैं इसे शंकु का आयतन है इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा मैं यही लिख दूँ, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का जो आयतन होगा बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। सूत्र तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद तो करना पड़ेगा ना। बिना सूत्र याद किए आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो यहां से कुछ कॉमन है क्या बेटा, हाँ है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आप ले लो कॉमन बेटा।
तो पाई आर स्क्वायर चला गया, यहाँ बचेगा एच और बटे में 3 प्लस यहाँ बचेगा 2 और पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, एक आर बचेगा और बटे हो जाएगा बेटा 3। तो यहाँ देखिए पाई के दर पर लिख लो आप 22/7, आर के स्थान पर लिख लो 3.5 गुणे 3.5। यहाँ जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ठीक है ना। चलिए तो आप देख लेना बेटा जी। तो यहाँ 3.5 हो जाएगा। एच का मान कितना दिया था बोलो, शंकु की ऊंचाई आई थी बेटा 12, ये लिखा हुआ 12 आई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और बटे में 3 धन 2 गुणे आर का मान कितना था बेटा 3.5 और बटे में 3। तो यहाँ देखिए 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 22 पंचे 110, एक अंक पहले दशमलव। बोलो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ है बेटा 3.5, 3 एक के 3, 3 चौको 12, यहाँ 4 हो जाएगा धन। अब 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 1 7, यानी दशमलव लग जाएगा एक अंक पहले, यहाँ बटे 3। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 11 पचे 55 और 11 ताई 33 और 33 और 5 38, एक अंक पहले दशमलव। अब यहाँ देखो 3 चौको 12, 12 7 19, 19 बटे 3। अब बेटा ये कटेगा तो है नहीं, 8 5 13 और 13 नहीं कटेगा, तो 19 का यहाँ गुणा करा लो आप, ठीक है ना। तो 19 का गुणा कराओगे और फिर 3 से कर लोगे भाग, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा 243.8 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। 243.8 घन सेंटीमीटर। मैं इसे करके रखा था ताकि आपका गलत ना हो। 243.8 घन सेंटीमीटर। तो ये आपका बेटा आयतन आ गया, ठीक है ना। आप 19 का इसमें कर लेना गुणा, क्योंकि समय लगेगा। 19 से गुणा करके 3 से भाग कर देना, आपका ये आयतन आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को। 1 मिनट। ठीक है, तो इसके बाद आपका बेटा अथवा प्रश्न है। इसके बाद ये 5वें का अथवा, ध्यान से देखना, मैं इसको दिखा देता हूं। आप 5वें का अथवा है, प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा, आप देख लीजिएगा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का है। एक गोलाकार कांच है बेटा इस तरह से, तो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो ये आपका गोलाकार बर्तन है बेटा जी। ये और इसका जो गर्दन है ना वो कैसा है बोलो, बेलनाकार है। इससे सुराही होती है ना, इस तरह से। आप देख लेना बेटा, गड़बड़ बना हो तो आप समझ जाना, ठीक है ना। इस तरह से दिया है, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे फिर से बना देता हूँ, है ना। नहीं कहोगे सर जी से चित्र नहीं बनता। तो बेटा जी इसकी जो गर्दन है ना बेलनाकार है, और ये कुछ इस तरह से बना है, ये इस तरह से, ठीक है ना। ठीक है, कह रहा है कि जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लंबाई है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है। कितना है बोलो? 8 सेंटीमीटर। तथा व्यास 2 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास दिया बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बोलो? 2 सेंटीमीटर दिया है व्यास।
जबकि गोलाकार व्यास 8.5 सेंटी, ये गोलाकार जो व्यास है ना बेटा, ये 8.5 सेंटीमीटर दिया है। गोलाकार व्यास कितना दिया बोलो? 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है आपको ये निकालना है बेटा। तो कुछ नहीं करना, आपको इस गोले का आयतन निकालना है और गर्दन का आयतन है कि बेलनाकार भाग का आयतन, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा इसमें कितना पानी आप भर सकते हो बेटा। तो लिखो एक गोलाकार बर्तन की, है ना, बेलन के आकार की गर्दन है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। दिया है कि एक गोलाकार बर्तन है जिसकी गर्दन बेलन के आकार की है। बेलनाकार है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। जिसमें दिया बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पे दिया है बेटा जी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया है बेटा, कितना दिया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और व्यास दिया गया है, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास दिया है बेटा। व्यास कितना दिया है बोलो? 2 सेंटीमीटर। तो जब आपको व्यास दिया तो आप क्या निकाल लोगे? त्रिज्या, यानी कि R1 मान लो आप। तो व्यास बटे 2 यानी कि 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/2, इसे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा बोलो? 1 सेंटीमीटर। बोलो जो गोलाकार भाग का त्रिज्या कितना, गोले की त्रिज्या कितना दिया है बेटा? व्यास दिया है तो यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी कि व्यास दिया था बेटा 8.5, तो व्यास बटे 2, इसे आप भाग करो, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 4.25 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ठीक है ना। अब गोलाकार कांच के बर्तन में भरे पानी का आयतन निकालेंगे। इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि गोलाकार कांच के बर्तन में, गोलाकार कांच के बर्तन में कांच के बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर, तो बेटा बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों को जोड़, बेलन का आयतन और गोलाकार भाग का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन ठीक है ना। तो बेलन के आयतन का फार्मूला आपको पता होगा कि पाई r² h। गोलाकार भाग गोले का आयतन का सूत्र जानते हो 4/3 पाई, यहाँ आप 1 लिख सकते हो r2 का स्क्वायर,
ठीक है ना। यहाँ मैं R2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बेटा आप चलिए पाई कॉमन ले लो, नहीं तो मान रख दो सीधा सीधा, है ना। 3.14 रखिए आप, क्या रखिए 3.14। R1 का मान कितना है बेटा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। H का मान कितना है बेलन के 8 है, तो 4/3 पाई के स्थान पर लिखो 3.14। और R2 का मान कितना है बेटा 4.25। यहाँ क्यूब होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है बेटा क्यूब होता है, नहीं गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ क्यूब होता है, तो 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब लगा है, ठीक है ना। बोलो बेटा, जब आप इसे ऑल ओवर गुणा करोगे, इसका 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, इसका इसमें जब पूरे में गुणा करोगे तो 8 चौको 32, 8 कन्नम 8 3 11, 8 3 24, 1 25, यानी कि 25 दशमलव कितना आएगा बेटा, कितना आएगा बोलो 25 दशमलव, गलत तो नहीं हो रहा। ऊंचाई कितना दिया है बेटा प्रश्न में 8 दिया है ना, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, गुणा करेंगे। क्वेश्चन में 7 दिया है क्या, मैं देख लूँ जरा। 8 दिया है बेटा 8। अब प्लस, अब इसका जब ऑल ओवर 4.25 इसका गुणा करोगे, फिर जो आएगा इसका गुणा करोगे, फिर जो आएगा इसका गुणा करोगे, तो मैं यहाँ करके रखा हूँ बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 310.18। ठीक है ना, तो आप गुणा कर लो, ठीक है बेटा। तो इसका पूरे का गुणा करना है भैया, समय लगेगा तो कर लेना पहुँच, ठीक है ना, कर लोगे ना। तो इसका गुणा करना बेटा, 4 का इसमें, फिर जो आए इसमें सब का गुणा करना है, गुणा करके 3 से भाग करना है, फिर जो यहाँ पर आएगा दोनों को जोड़ लेंगे, हमें आ जाएगा, है ना। बोलो, गोलाकार बर्तन पूरे का हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा, कर लोगे ना। बोलो, अगर करेंगे तो बेटा वीडियो हो जाएगी लंबी, वैसे भी 1 घंटा से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है बेटा। इतना काम मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसका गुणा करना, गुणा करके 3 से भाग करना, जो भी